आजकल 2 या 3 साल बाद ब्रेकआउट करने वाले स्टॉक तो हम लोग को काफ़ी सारे मिल जाते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक तो उसमें उनमें से निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स होते हैं। बट कुछ स्टॉक्स हम लोग को ऐसे मिलते हैं जो 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद ब्रेकआउट करते हैं। और ऐसे स्टॉक्स यूजुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स देते हैं। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ जिसने पूरे 18 साल बाद ब्रेकआउट दिया है, नहीं, ब्रेकआउट देने वाला है। ठीक है, तो अभी तक इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया नहीं है, बट हम लोग इस स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हैं ताकि जब इस स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा, हम लोग अगर रिस्क मैनेजमेंट अगर हम लोग को अलाउ करता है तो हम लोग इस ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में जो भी मैं स्टॉक्स डिस्कस करूँगा ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक लर्निंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ, एक एनालिसिस कैसे करते हैं उस पर्पस के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले आप देख रहे हो निफ्टी का चार्ट जो कि है वीकली टाइम फ्रेम पर। अभी वीकली टाइम फ्रेम पर जो निफ्टी का चार्ट है ये मैंने आपके सामने मैंने लेवल्स ड्रॉ किए थे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। जो सपोर्ट का लेवल है 21,772 और जो रेजिस्टेंस का लेवल है 22,552 टू बी प्रिसाइज्ड, दोनों साइड के। ठीक है, अभी ये लेवल्स मैंने 4 हफ्ते पहले शेयर किए थे। अभी आप देख सकते हो मार्केट उन 4 हफ्तों में उसी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ना अपसाइड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, ना डाउन साइड का सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि निफ्टी के ज़्यादातर स्टॉक्स एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढना जो स्पेसिफिकली निफ्टी 50 का पार्ट हो। ठीक है, बट डेफिनेटली हम लोग कुछ स्टॉक्स आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट अभी वीक हो गया है। काफ़ी लोगों ने ये जो दो दो हफ्ते से जो सेलिंग आई है, काफ़ी लोगों को मार्केट में डर लगता होगा कि मार्केट अभी क्रैश हो जाएगा या क्रैश हो गया है। काफ़ी सारे तो मैंने यूट्यूब पे खुद ही वीडियोस देख लिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट अभी क्रैश हो चुका है एंड आने वाले टाइम में मार्केट में 20,000 या 18,000 के लेवल्स दिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में कभी 20,000 या 18,000 के लेवल नहीं आएंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ अभी तक का जो एनालिसिस है, जो हम लोग ने कल जो मार्केट में क्लोजिंग किया फ्राइडे के दिन, अभी तक तो हम लोग को मार्केट में कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। शायद आने वाले टाइम में, आने वाले हफ्तों में शायद मार्केट हम लोग को वीक होता हुआ दिख सकता है, बट अभी कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। अभी हम लोग आगे चल के देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे इधर निफ्टी के चार्ट में, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। निफ्टी के चार्ट में मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोस में मैंने ये भी बताया कि जब भी 50 डे मूविंग एवरेज के ज़्यादा दूर आ जाता है इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे ज़्यादातर कोई भी इंडेक्स हो, अगर 50 डे मूविंग एवरेज के वो बहुत ज़्यादा दूर आ जाता है, आप देख सकते हो 50 डे मूविंग एवरेज है 20,500 के आसपास। अभी करंट प्राइस चल रहा है 22,100 150 के आसपास। तो 1,500 पॉइंट का डिफरेंस है। अभी 1,500 पॉइंट के डिफरेंस को कवर करेगा कैसे मार्केट, या निफ्टी उस जो 50 डे मूविंग एवरेज के पास में कैसे आएगा। या तो निफ्टी इधर कुछ और हफ्ते इधर कंसोलिडेट करे और जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो धीरे 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 निफ्टी के पास में है और फिर निफ्टी ब्रेकआउट करेगा, या तो फिर निफ्टी को और नीचे जाएगा तब जाके इधर 50 डे मूविंग एवरेज थोड़ा सा पास में आएगा और निफ्टी थोड़ा सा नीचे आएगा, तब जाके वो एक 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास पहुंचेगा और उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट कर सकता है। तो अभी अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखें तो मैंने बैंक निफ्टी का बताया, तो बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में भी वही रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप इधर देखोगे, मैं अगर आपको इधर एक ट्रेंड लाइन बना के बताऊँ तो एक छोटी सी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है जिसके सहारे बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर आप इधर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यूजुअली एक बुलिश पैटर्न माना जाता है, और बड़े टाइम फ्रेम पर अगर बन रहा है, इंडेक्स के ऊपर से बन रहा है, तो और भी ज़्यादा वो रिलायबल पैटर्न बन सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है, तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो बैंक निफ्टी में जो बैंक निफ्टी एज एन इंडेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर के जो स्टॉक्स है उनमें आने वाले टाइम पे एक अच्छी मोमेंटम दिख सकती है। और ऑब्वियसली जब बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो निफ्टी का तो बढ़ना जायज़ सी बात है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो सबसे पहला स्टॉक हम लोग देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर हिंडाल्को। ठीक है, अभी हिंडाल्को को मैंने पिछले भी कोई तो वीडियो में मैंने शेयर किया था, डेफिनेटली उसके बाद इसमें इतनी बड़ी सेलिंग आई है। बट अगर आप हिंडाल्को को देखोगे तो इस टाइम पे ये जो लेवल है 620 का लेवल है कुछ ये,
ठीक है, 622 का लेवल है आई गेस। मुझे जूम करने दे, जूम कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हो 622 का लेवल है, और 622 के लेवल को हिंडाल्को ने पहले ट्राई किया था 2022 में ब्रेक करने का। 21 मार्च को नहीं ब्रेक कर पाया, एक अच्छी सेलिंग आई। उसके बाद 2023 दिसंबर में भी हिंडाल्को ने ट्राई किया था इस लेवल को ब्रेक करने का, नहीं कर पाया। अभी वापस फिर से इस लेवल पे आया है अभी अप्रैल 2024 में। ठीक है, तो पिछले 3 साल में 3 बार हिंडाल्को ने ट्राई कर लिया इस लेवल को ब्रेक करने का, बट अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है। बट इसमें अभी सबसे अच्छी बात क्या मालूम है, अगर आप दोनों बाजू यहाँ पर कैंडल्स देखोगे तो दोनों बार जो बुलिश कैंडल थी, यानी जो ग्रीन कैंडल थी, वो काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल थी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम लेके आया था। इधर भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम के साथ आया था। इधर भी एक बुलिश मोमेंटम है, लेकिन आप देखोगे तो पिछले के पिछले हफ्ते वाली कैंडल एक डोजी टाइप कैंडल बनी थी। ठीक है, उसके बाद एक अच्छी बुलिश मोमेंटम कैंडल बनी, और यहाँ पर तो एक प्रॉपर डोजी सेटअप बना है। अभी अगर हिंडाल्को में अगर सच में वो ब्रेकआउट की ताकत है, ब्रेकआउट की वो स्ट्रेंथ है, तो ये डोजी के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा। और अगर डोजी के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो हम लोग को आने वाले टाइम में हिंडाल्को में एक अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, यूजुअली हम लोग इसके अंदर टारगेट्स हम लोग अगर आपको डिसाइड करना है तो हम लोग जो इसका डेप्थ है वो भी मेजर कर सकते हैं, बट मैं यूजुअली डेप्थ मेजर नहीं करता हूँ। जब भी अगर ऐसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आता है, मैं यूजुअली आने वाले टाइम का कोई रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ। बट ये अभी अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है, तो मैं इस पर नहीं बोल के मोटा मोटी 1.4 1:5 के आसपास का ट्रेड लेना पसंद करूंगा। तो जो भी लेवल पे मेरा ब्रेकआउट मुझे मिलता है, मुझे जैसा अपना रिस्क मैनेजमेंट लगता है, उस हिसाब से मैं इस पर 1.4 1:5 का एंट्री टू एग्जिट लेवल वैसा प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, अभी अगला स्टॉक देखते हैं, वो है टाटा पावर। अभी टाटा पावर में मेरी नसीब इतनी ख़राब थी ना गाइस, कि टाटा पावर में मैंने 3 या 4 बार मैंने अपनी पोजीशंस बनाने की ट्राई की, बट हमेशा मेरे लेवल्स के ऊपर चले जाता था, और मुझे कभी अच्छे लेवल पे टाटा पावर नहीं मिला। अभी ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे लेवल पे है। आप देख सकते हो टाटा पावर ने पहले इस लेवल का ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, जो कि था समवेयर अराउंड 266। इस लेवल के आसपास ही मैंने एक्चुअली टाटा पावर को देखा था, बट फिर उसके बाद मैंने इसको अपने वॉच लिस्ट में से निकाल लिया था एंड दूसरे स्टॉक्स डाले थे। तो टाटा पावर को मैंने कभी ले ही नहीं पाया अपने, बाई ही नहीं कर पाया। तो उसके बाद इस लेवल का उसने एक अच्छा कंसोलिडेट किया, और उसके बाद इधर ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था 2023 सितंबर में, और उसके बाद फाइनली दिसंबर 2023 में टाटा पावर ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंटम आया, और 266 से ये स्टॉक भागा है 440 तक। ठीक है, 180 पॉइंट का मूवमेंट आ गया। मोटा मोटी अगर हम लोग कंसिडर करें तो 60 से 70% का इसके अंदर मूवमेंट आ गया। ठीक है, अभी मैं एक बार कैलकुलेट करके देख ही लेता हूँ आप लोग के सामने। कम से कम इसके अंदर 67% का मूवमेंट आ चुका है। ठीक है, अभी आप देखोगे इधर एक रेजिस्टेंस के साथ अगर अभी पुल बैक लिया, और उसके बाद वापस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के पीछे आया है टाटा पावर। लेकिन जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया था आप लोगों को, वैसे ही वो सेम चीज़ स्टॉक्स में भी वैसे ही चीज़ बिहेव करती है। जब 50 डे मूविंग एवरेज की बात होती है, तो 50 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो शायद अभी टाटा पावर में अगर ब्रेकआउट आएगा भी तो शायद वो सस्टेन ना कर पाए, बट एनीवेज अगर ब्रेकआउट आएगा तो जैसे मेरा ट्रेड प्लान है, तो मैं अपने ट्रेड प्लान के हिसाब से अगर मुझे एंट्री दिखती है तो मैं एंट्री डेफिनेटली बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने ट्रेड प्लान पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ रादर देन कि अगर कुछ आने वाले फैक्टर्स को कंसिडर मतलब हो सकते नहीं हो सकते, मैं वो प्रोबेबिलिटीज़ पे उतना नहीं जाता कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। बट अगर मुझे मेरा सेटअप के हिसाब से मुझे अगर एंट्री दिख रही है तो मैं डेफिनेटली एंट्री बनाऊंगा, भले से 100% ना बनाऊँ, बट 20-30% तो मैं डेफिनेटली एंट्री बना सकता हूँ। तो ये हो गया हम लोगों का दूसरा स्टॉक है ना, कि डेफिनेटली इसके अंदर भी मैं 1:4 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से काम करना पसंद करूँगा। अभी तीसरा स्टॉक है, ये है AISL। ठीक है, एनी इंटीग्रेटेड सर्विसेज। अभी अगर इसका चार्ट हम लोग देखेंगे तो मैं इसके चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेता हूँ। इसके चार्ट में ये यूजुअली मैंने लास्ट वीक जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि 14 साल बाद 15 साल बाद कौन से स्टॉक थे जिन्होंने कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बनाया और वो कितना अच्छी तरीके से ब्रेकआउट कर रहे थे। अभी ये वाला जो स्टॉक है इसके अंदर ना कप एंड हैंडल पैटर्न बना नहीं है। ठीक है, इसके अंदर से वो कप बना है, इसका हैंडल नहीं बना है। लेकिन इसको मैं फिर भी क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे इसका जो लास्ट इस लेवल पे जब भी आया था तो भी 2018 में आया था, और अगर ब्रेक करने की बात करूँ तो भी ऑलमोस्ट 2018 में था, सिर्फ 1-1.5 महीने का फ़र्क रहेगा। तो 2018 में इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद 6 साल इस स्टॉक ने एक डाउन ट्रेंड में गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक अभी ऊपर की तरफ आया। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो जिस लेवल पे स्टॉक का IPO आया था 2017 में, अभी कहीं ना कहीं ये उसी लेवल पर है।
अभी अगर मैं इसके अगर लेवल्स की बात करूँ या अगर प्राइस टारगेट की बात करूँ, तो हम लोग इसमें तो जो कप एंड हैंडल में जो हम लोग ने फार्मूला यूज़ किया था वही सेम हम लोग फार्मूला इसके अंदर भी यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग का रेंज कैलकुलेशन मेथड। और अगर हम लोग इसके टारगेट्स की बात करें तो मोटा मोटी हम लोग का टारगेट इसके ऊपर आ रहा है 233 का। और अगर मैं सिर्फ रेजिस्टेंस के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करूँ तो हम लोग का टारगेट आ रहा है कम से कम 190 तक का। तो अगर हम लोग को इसमें ब्रेकआउट मिलता है, आगे अभी तक इसके अंदर ये ब्रेकआउट आया नहीं है, बट अगर आने वाले हफ्ते में अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आता है, जैसे कि कैंडल अभी हम लोग को यहाँ पर दिख रही है, अगर ऐसी ही कैंडल के साथ अगर आता है तो मैं डेफिनेटली इसके अंदर एंट्री बनाना पसंद करूँगा। बट इसके अंदर एक और एक चीज़ ये है कि अभी मेरा स्टॉप लॉस है ना, इसके अंदर स्टॉप लॉस मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप देखोगे 3 हफ्ते से लगातार ग्रीन कैंडल बना है, अगर इधर 1-2 हफ्ते कंसोलिडेट करके फिर अगर ब्रेक करेगा ना, तो मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल चीज़ होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का तीसरा स्टॉक। अभी हम लोग चौथा स्टॉक देखते हैं। जो चौथा स्टॉक है ये है जस्ट डायल। अभी जस्ट डायल तो हम लोग ने सबने ही सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी इसके ऐड करते थे, शायद शाहरुख खान भी कभी ऐड करते थे इसका। तो जस्ट डायल तो ऑब्वियसली ये हम लोग ने सुना ही है, निफ्टी 50 का ऑब्वियसली ये पार्ट नहीं है, बट जस्ट डायल एक रिनाउंड कंपनी है। ठीक है, अभी मैं इसका मंथली टाइम फ्रेम पर आपको लेके चलता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पर तो इसने एक अच्छा परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। आप देख सकते हो कि इस लेवल को 2015 में जस्ट डायल इस लेवल के पास आया था, और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में गया, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आके 2021 में वापस इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, बट फेल हो गया। अभी वापस जो पार्ट है ये वाला, ये कप है और जो ये उसका हैंडल है। ठीक है, अगर आप इधर देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी बना के बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो हमेशा कप एंड हैंडल पैटर्न का ना यही होता है, ये डबल बॉटम जैसा नहीं होता। डबल बॉटम कैसा होता है, यूजुअली डबल बॉटम में प्रॉपर दोनों ऐसे बॉटम बन जाते हैं। तो ये जो दोनों कर्व है दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पर रहते हैं। बट कप एंड हैंडल पैटर्न में कैसा होता है, ये कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि जो ये दूसरा जो ये कर्व है ना, वो थोड़ा ऊपर की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न और डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न के साथ बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। तो आप इसके अंदर देखोगे इसका जो साइज़ है और जो टाइम लगा है वो भी काफ़ी कम लगा है। तो अगर इसके अंदर कोई ब्रेकआउट आएगा तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। अभी अगर हम लोग इस पर लेवल्स की बात करें टारगेट के लिए, तो अगर हम लोग देखेंगे तो जिसका डेप्थ है हम लोग ये मेजर कर लेते हैं। हम लोग ये जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है इसका ये डेप्थ तक मेजर करेंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको ब्रेकआउट लेवल पर डाल दूँ, ब्रेकआउट लेवल पे डालने के बाद इसके जो टारगेट्स मुझे बन के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं 1985 के आसपास के लेवल्स बन रहे हैं। और अगर रेजिस्टेंस लेवल भी कहीं ना कहीं उसके आसपास ही 1877 के पास है। मोटा मोटी 100 रुपये का फ़र्क है ऑब्वियसली, बट अगर हम लोग देखें तो परसेंटेज वाइज इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अगर हम लोग देखें तो 43% हो रहा है, और अगर मैं इस लेवल के आसपास देखूँ तो 41% के आसपास है। तो 2% का फ़र्क है। ऑब्वियसली अगर हम लोग बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो वो 2% भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। बट मोटा मोटी ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास ही ये लेवल्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग का आखिरी स्टॉक है, ये स्टॉक 18 साल बाद ब्रेकआउट करने वाला है। अभी तक आपने देखे होंगे जो भी चारों स्टॉक मैंने डिस्कस की है, चारों स्टॉक में से किसी ने भी ब्रेकआउट नहीं दिया। ये ब्रेकआउट करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बारी मुझे ऐसा लगता है कि जब भी स्टॉक्स ब्रेकआउट हो जाते हैं उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी लोगों को लर्निंग के लिए उसके ऊपर सीखने नहीं मिलेगा कि कैसे हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग कैसे ब्रेकआउट के पहले उन स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ब्रेकआउट होने से पहले ऐसे स्टॉक्स ढूंढूँ जिसके अंदर अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं, बट आने वाले टाइम में ब्रेकआउट हो सकता है, एंड आप लोगों को भी लर्निंग के लिए कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो ये आखिरी स्टॉक है, मैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पर जाके मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ। अभी आप देखोगे ग्लोबल वेक्ट्रा हेल्थ। ठीक है, अभी इसका पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कंपनी के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस कंपनी के प्राइस से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाएंगे, मंथली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो इसने भी जस्ट डायल की तरह ही कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। बट ये कप एंड हैंडल पैटर्न और जस्ट डायल के कप एंड हैंडल पैटर्न में फ़र्क है, क्योंकि आप देखोगे कि जस्ट डायल के इसमें जो ट्रेंड लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन थी। इधर हल्की सी मतलब वो इतनी ज़्यादा एंगल में नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी ट्रेंड लाइन ऐसी होती है ना, मैं बता देता हूँ, कोई भी ट्रेंड लाइन एक ऐसी होती है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन मानी जाती है। अगर एक ऐसी ट्रेंड लाइन होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग को मैंने देखा है अपने चार्ट पर ना एक ऐसी ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम हुआ है और वो स्टॉक उतना फास्ट या वो इंडेक्स उतना फास्ट गिर भी सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर अभी जो बनी है, इस ट्रेंड लाइन में दिक्कत सिर्फ एक ये आ जाती है ना कि इस स्टॉक में मोमेंटम
उतना जल्दी नहीं आने की पॉसिबिलिटी थी जितना इस वाली ट्रेंड लाइन में मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसके लिए इसके अंदर सिर्फ यही एक ड्रॉबैक मुझे लगा टू बी ऑनेस्ट। बट जो भी अगर हम लोग का सेटअप बनता है तो हम लोग तो ट्रेड लेंगे ही। अगेन जैसा कि मैंने टाटा पावर के इसमें कहा कि भले से मैं पूरी 100% क्वांटिटी के साथ एंटर ना करूँ, बट 20-30% क्वांटिटी के साथ तो एंट्री करूँगा ही। अभी अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने लास्ट टाइम इसका ये जो लेवल है ये टेस्ट किया था 2007 में, ठीक है, 17 साल पहले पहले। और अगर हम लोग देखेंगे तो 2006 में इस लेवल का ब्रेकआउट तो 2006 में हुआ था, उसके बाद इस लेवल के ऊपर था, उसके बाद इस लेवल के नीचे आया, जो कि हम लोग का लेवल है 196 का, ठीक है। तो 2007 में इस 196 के नीचे आया, फिर उसके बाद ये स्टॉक 6 रुपये तक गया है। अब जिसने भी ये स्टॉक को अपने हाई पे बाई किया होगा, ऑब्वियसली वो 6 रुपये तक तो वो बर्बाद हो गया रहेगा। बट उसी का उल्टा अगर जिस किसी ने भी कंपनी के फंडामेंटल्स चेक किए होंगे, या शायद उनको कोई उन लोग का सेटअप बना होगा, जो कुछ भी रीज़न की वजह से अगर उन्होंने 6 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये या 50 रुपये में भी बाई किया रहेगा, तो आज उनका पैसा अच्छा खासा बन गया। 50 रुपये भी से अगर हम लोग देखें तो मोटा मोटी 4 गुना पैसा तो हो ही गया, ठीक है। तो यूजुअली यही कॉन्सेप्ट होता है कि जिन लोगों ने 6-7 रुपये में या 50 रुपये में बाई किया रहेगा, अगर लोग वापस 196 के लेवल दिखेंगे तो वो लोग वहाँ पर सेलिंग कर देंगे। आप कोई भी हो, अगर मैं ही क्यों ना हो, अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ मैं 1:4 का ट्रेड लूँगा और रिस्क अगर मेरा 10 रुपये का, तो मेरे को तो 40 रुपये का प्रॉफिट मिला तो मैं वहीं पर छोड़ दूंगा। बट यहाँ पर अगर मेरी 50 रुपये की चीज़ अगर 200 रुपये हो रही है तो डेफिनेटली मैं तो वो प्रॉफिट बुक करने का सोचूंगा। भले से मैं पूरी क्वांटिटी बेचूँ नहीं बेचूँ, बट मैं 80% क्वांटिटी तो अपनी मैं एग्जिट कर ही दूंगा। तो इसीलिए हमेशा ना कभी भी आप देखोगे जो ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट लेवल पे आता है, अगर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल पे अगर कोई भी एक स्टॉक या इंडेक्स आता है और अगर उधर से रेजिस्टेंस लेके फिर उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो वो ब्रेकआउट्स यूजुअली सक्सेसफुल हो जाते हैं। रादर देन अगर डायरेक्टली नीचे से अगर आके ब्रेकआउट कर दिया ना, तो वो यूजुअली सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, फिर उसके बाद वापस वो एक रेंज में ही फंस जाता है वो स्टॉक या इंडेक्स, ठीक है। तो अब आप देखोगे 2007 के बाद इसने 2017 में 10 साल बाद उस लेवल के पास आया 196 के बाद, 196 के पास। अभी उसके बाद 7 साल बाद इस लेवल के पास आया हुआ है। एंड इसके अंदर सबसे अच्छी बात कि अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर कितनी अच्छे प्राइस एक्शन के साथ और कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ तो हो रहा है जो हम लोग को नहीं पता है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे, मैं वापस आपको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। ये इधर एक मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, ये मैंने आप लोग को ये बताने के लिए किया था कि इसके पहले भी इसका एक और एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल जो कि 2016 में टेस्ट हुआ था और उसके पहले 2015 में टेस्ट हुआ था। वो रेजिस्टेंस लेवल का भी जब इसने ब्रेकआउट किया, जब इसे तीसरी बार जब ब्रेकआउट करने आया 2024 में, तभी ब्रेक नहीं कर पाया। चौथी बार यानी कि इस अप्रैल के मंथ में ग्लोबल वेक्ट्रा ने उस लेवल का ब्रेकआउट किया है। और उसके बाद अभी ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अभी अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली हम लोग को इसके ऑल टाइम हाई टारगेट्स तो मिल ही सकते हैं। अभी अगर हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से देखें तो रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग के टारगेट्स की मैं बात करूँ तो इसको ब्रेकआउट लेवल के पास अगर उठा के रख दूँ मैं, तो ठीक है। अभी अगर ब्रेकआउट लेवल का उठा के रख दो तो इसके कहीं ना कहीं टारगेट आ रहा है 387, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल देखो या ऑल टाइम हाई देखूँ तो कहीं ना कहीं 327 330 के आसपास के लेवल्स आ रहा है। अगर मैं इसको इस लेवल की जगह अगर मैं इस लेवल पे भी लेके जाऊँ तो भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास के लेवल आ रहा है। तो अभी के हिसाब से मेरे हिसाब से 327 330 का अच्छा टारगेट हो सकता है। अगर उसके आगे अगर हम लोग को मोमेंटम मिला तो डेफिनेटली मैं 390 के आसपास का जो टारगेट है वो मैं कैप्चर करना पसंद करूँगा। तो अभी तक आपने ये सारे स्टॉक देखे। आपने जो पिछले वीडियो में जो आपने स्टॉक नहीं देखा, अगर आपने पिछला वीडियो जाकर नहीं देखा जिसके अंदर मैंने आप लोगों को मल्टी ईयर ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट बताया कि भाई 12-13 साल बाद अगर ब्रेकआउट होता है, मतलब 12-13 साल बाद तो नहीं, 12-13 साल बाद जो ब्रेकआउट हुआ है वो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया। बट जो 3 से 5 साल के बाद जो स्टॉक्स ब्रेकआउट होते हैं उनके अंदर कितना अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा तो आप एक बार जाके देख लेना। मैं स्टॉक कैसे सिलेक्ट करता हूँ उसका भी वीडियो मैंने डाला है, वो भी आप एक बार जाके देख लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।